ताकि सर अपनी क्लास शुरू करें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी बाबू, फटाफट पहले कैमरा ऑन करो, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कहता और जी एक बार सर की बता, वीडियो को डबल क्लिक कर देना सर की वीडियो को, ताकि सर मेन रिकॉर्डिंग में सर आए। अच्छा सर सॉरी है आप, थैंक यू। बच्चों जरा कैमरा ऑन करो फटाफट से, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। आदित्य राज, ये हुई ना बात। गुड आफ्टरनून राधा। मयंक पंडित, कैमरा ऑन करो जल्दी से, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। चले जी, है परमिशन क्लास स्टार्ट करने की? यस सर, परमिशन ग्रांटेड। परमिशन ग्रांटेड। चलिए कोई बात नहीं, आज लेक्चर नंबर हमारा 21 है। स्टैट्स की क्लास चल रही थी और ये टॉपिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज बात करनी है हमें थ्योरी चार्ट की। थ्योरी चार्ट के अनुसार इसको मैंने अलग से बनाया है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब कंफ्यूजन नहीं रहे का मतलब है कि आपको सारी चीजें मैंने एक जगह रख दी, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। चार्ट आपकी स्क्रीन पे ये है। इसमें चार्ट में क्या है, सबसे पहले तो बेस्ट और मोस्ट कॉमनली यूज, तो इसका क्या है अर्थमेटिक मीन, उसमें मैंने यस लगा दिया। बाकी इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। बस आपको क्वेश्चन में बोले तो भाई बेस्ट बता दो, जो मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा है ये। अच्छा, मोस्ट पॉपुलर पूछे तो मोड में बताना है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर पर जो डिपेंड करता है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये हमने क्वेश्चन में भी देखा। कहता है किस किस की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है। हालांकि अर्थमेटिक मीन की हमने देखी थी और हार्मोनिक मीन की देखी थी, बट ज्योमेट्रिक मीन की हमने देखी नहीं थी। तो आप कहोगे सर क्या उसकी नहीं होती? मैं कहूंगा वो हमने पढ़ी नहीं थी, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट होती है उसकी। ठीक है जी। तो इस टाइप का ये आपका क्या है चार्ट, एक बार में चार्ट फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। फिर कहता है इफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग। अब आप कहोगे सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग का मतलब मैंने बताया था कल जब हमारी क्लास रुक रुक के चल रही थी, तब मैंने आपको क्या बताया था। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे पॉपुलेशंस में से अगर आप कुछ सेलेक्टेड कुछ सेलेक्टेड सैंपल ले लेते हो, उसको बोला जाता है सैंपलिंग। जो कि आप जब फाउंडेशन पास कर जाओगे तो ऑडिट में भी आपका एक आएगा भाई सैंपलिंग क्या होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं सैंपलिंग के बारे में, तो जैसे आपका ब्लड ग्रुप लेते हैं और आपको बता देते हैं भाई आपको ये डिसीज है, ठीक है ना। या आप कुछ मार्केट में सामान लेके जाते हैं, फल फ्रूट जाते हैं, आप सेलेक्टेड आइटम को देख लेते हो और उसकी बेसिस पे पूरी क्वांटिटी का अंदाजा लगा लेते हो कि भाई क्वांटिटी इस टाइप की होगी। ठीक है जी। तो उसी को हम बोलते हैं, कहता है ये सैंपलिंग किससे इफेक्ट होगी, सिर्फ कुछ याद नहीं करना, बस अर्थमेटिक मीन से क्या होती है, इफेक्टेड होती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद कहता है इजी टू कैलकुलेट। सबसे ज्यादा इजी आपको कौन सा लगा था कैलकुलेट करने का, मुझे बताओ। सबसे ज्यादा जो हमें इजी लगा था वो था मोड, क्योंकि उसमें कुछ नहीं बोल देखना था, उसमें सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू देखनी होती थी हमें। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्या होता है ये अभी मैं क्वेश्चन मतलब कि क्लास के दौरान बताऊंगा। चलें जी, अब एमसीक्यूज स्टार्ट करें इसके। बोलो जी बोलो। बच्चे धीरे धीरे बहुत कम हो गए, शायद वो ये चैप्टर खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी हाथों से चीजें बाहर निकल गई हैं। तो कोई बात नहीं बाबू, ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है। अगर बेस्ट पूछे हमसे, अगर बेस्ट पूछता है तो हम अर्थमेटिक मीन का नाम लेंगे। पॉपुलर की बात करता तो मोड का नाम लेंगे। जो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करते हैं तो ये तीनों डिपेंड करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर कंबाइंड प्रॉपर्टी की बात करें, किस किस की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, तो अर्थमेटिक की मीन की हमने क्वेश्चन भी किया था, ज्योमेट्रिक मीन हमने क्वेश्चन किया था, और हार्मोनिक मीन का हमने क्वेश्चन किया था। ज्योमेट्रिक मीन का हमने क्वेश्चन नहीं किया था, बट होती है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर कहता है इफेक्टेड बाय सैम्पलिंग। सैम्पलिंग से कौन इफेक्ट होता है? अर्थमेटिक मीन इफेक्ट होता है। इजी टू कैलकुलेट, मोड इजी टू कैलकुलेट होता है। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड कहाँ यूज होता है? मीडियन में यूज होता है, बट इसके बारे में आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब कराऊंगा। तो बताओ मुझे, क्या मैं क्वेश्चन की पीडीएफ रखूं आपके सामने? यस जल्दी से सर। बताओ। ओके जी, मैं क्वेश्चन की पीडीएफ आपके सामने रखता हूं और आप में से देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता था मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी फॉर गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि आप जो सेंटर टेंडेंसी निकालते हो, मतलब सॉरी, हट गया ये।
पेज हमारा यहाँ पर, जो भी हम निकालते हैं मतलब उसमें डेटा में से, उसका बताओ एक नंबर आता है या नहीं आता, जिसको आप सेंटर पॉइंट बोलते हो। मीन, बोलो जी बोलो, या फिर मोड, या फिर कुछ भी, मतलब एक नंबर आता है उसका या नहीं आता, पहले ये बताओ। बस यही बात इसमें पूछी हुई है। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी फॉर गिवन सेट ऑफ, मतलब एक नंबर के सेट को आप किस में कन्वर्ट कर देते हो, सिर्फ एक नंबर में। ठीक है जी, तो देखते हैं हमारा आंसर कौन सा है यहाँ पर। सर हमारा आंसर है कौन सा, सेंट्रल लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सेकंड पॉइंट, जिसको मैं बोल रहा हूँ द सेंट्रल लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलो जी बोलो, बात समझ आती है? डी ऑप्शन। डी, ठीक है जी, बी ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ी सी दिक्कत इसमें हो सकती है। सर क्यों हो सकती है? वो इसलिए क्योंकि हमने अगर ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर हम अटक सकते हैं, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है। मैं सिर्फ आपको सेकंड पॉइंट की तरफ दिखाना चाहता हूं, मीन इज नॉट इफेक्टेड बाय द ड्यू टू सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। क्या मीन सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से इफेक्टेड नहीं होता है? देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफेक्टेड बाय सैंपलिंग, और हमसे गलत ही पूछा है, गलत। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर हो गया सेकंड। देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है इफेक्टेड बाय, ठीक है जी। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा हो गया सर, हमारा आंसर हो गया सेकंड, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है इनमें से कौन सा ट्रू है। कहता है यूजुअली मीन इज द बेस्ट, बेस्ट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। देखो मैंने क्या लिखा है, क्या बेस्ट है सेंटर टेंडेंसी के लिए। तो देखो मैंने बेस्ट किस पे लगा रखा है, अर्थमेटिक मीन पे बेस्ट लगा एम। रखा है, नहीं लगा रखा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, ठीक है जी। अब मैं आपको फोर्थ के ऊपर लेके चलता हूं, फिर हम दिखाते हैं कि फोर्थ में हमसे क्या पूछा हुआ है। चलो जी, फोर्थ में मैं आपसे पूछता हूं, फोर्थ में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। फॉर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन, कह रहा ओपन एंडेड। पहले तो सर हमें ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन का मतलब बता दो, फिर उसके बाद हम आंसर देंगे। मैं यहाँ पर दो क्लास ड्रॉ कर रहा हूं, कौन सी ओपन एंडेड है कौन सी क्लोज एंडेड है, ये पता करने के लिए। ठीक है जी, चलिए जी करते हैं। उसके बाद चलिए जी, मैंने यहाँ पर कर भी लिया है, और मैंने आपके सामने बच्चों दो क्लास रखी हुई है, ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है, उसके बारे में। ठीक है जी, ओपन एंडेड की अगर मैं बात करूं और क्लोज एंडेड की बात करूं तो क्या होता है, देखो ये जो है ना, यहां पर मुझे पता है कि 30 से अबव। अब 30 से अबव तो कितना होता है, कितना, ये आप लिमिट नहीं है। 30 से अबव तो सारे ही नंबर आ गए ना। बोलो इस बात का जवाब है आपके पास? अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर वो नंबर ही आएगा जो 20 से 30 के बीच में होगा, तो ये क्लोज एंडेड हो गया ना। 20 और 30 के बीच में क्लोज, 20 और 30 के बीच में इसको बोलते हैं हम क्लोज। लेकिन जब हमारा ऐसे नंबर है अप टू मतलब 20 तक, यानी इससे नीचे तो कितना भी जा सकता है माइनस में। बोलो उसकी कोई लिमिट है? नहीं, उसकी लिमिट है। नहीं सर। यहां पर 30 के बाद जितना मर्जी, तो इसको बोलते हैं ओपन एंडेड। क्या बोलते हैं, ओपन। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या था, मैं आपको एक बार दोबारा से ओपन और क्लोज एंड का आपको मतलब पता चल गया है। मैं आपको लगाता हूं अब क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा फॉर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। कह रहा ओपन एंडेड के लिए बेस्ट मेजर कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, कौन सा बेस्ट है जी, बताओ। मोड। मोड, जो आप इजी से निकाल सको वो बेस्ट है। इजी से आप कौन सा निकाल सकते हो ओपन एंडेड में, बताओ जरा, बोलो जी बोलो। बच्चों को थोड़ी सी हम दिक्कत हो सकती है आज, क्यों? क्योंकि आपने अगर क्लास ध्यान से नहीं करी तो बाबू डेफिनेटली दिक्कत आएगी। मुझे बताओ ओपन एंडेड इस सीरीज में, जो आपको सीरीज दिखाई दे रही है, इसमें सबसे आसान निकालना क्या है, सबसे आसान निकालना होता है इसका मीडियन। सर मीडियन क्यों? क्योंकि हम n+1 डिवाइडेड बाय 2 करते थे, नहीं करते थे, और फिर तुथ वैल्यू लेते थे।
बोलो लेते थे नहीं लेते थे? तो इस केस में सबसे आसान वही होगा। ठीक है जी, चलो मैं आगे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे परेशान ना हो कि सर हमें समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आ रहा तो और भी ज्यादा वेल एंड गुड। कोई बात नहीं, नया चैप्टर नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। बट जैसे तैसे ये चैप्टर मैं करा रहा हूं तो ये आप थोड़ा सा देखो। कहता था प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डज नॉट इफेक्ट। कह रहा किससे नंबर इफेक्ट नहीं होते, इनमें से किससे इफेक्ट नहीं होते। अगर मैं आपको बोलूं हार्मोनिक मीन निकालने के लिए तो सर उससे चेंज होगा। हार्मोनिक अगर मैं मीन निकालता हूं तो उससे चेंज होगा। ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं उससे भी चेंज होगा, और अर्थमेटिक मीन जो हमारा तीसरा था एएम उससे भी होगा। लेकिन किससे नहीं होगा, मेरे को यहाँ पर ये बताना है किससे नहीं होगा। मेरे को एक बात बताओ, मोड हम कैसे निकालते थे? अगर मोड हम कहते थे ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू निकाल दो, ये वैल्यू निकाल दो, यही करते थे ना। मतलब मीडियन में करते थे। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपकी बीच में होगी वो इफेक्ट नहीं करेगी। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ये मैंने कोई सीरीज ले ली बाबू, 5 नंबर ले लिए। मुझे इनमें से ये बताना है कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा। अगर ये इधर आ जाए या ये इधर आ जाए तो अब हमारा हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन इफेक्ट होगा, और हमें बताना है कौन सा इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर हम क्या कहते हैं मोड निकालते हैं तो मोड से भी इफेक्ट होगा, क्योंकि मोड में हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं जो 2 बार होती है। लेकिन मीडियन में हमें ये काट देते हैं, ये काट देते हैं, ये काट देते हैं और ये काट देते हैं। तो ये वैल्यू जो भी इधर उधर वैल्यू होगी उससे इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर हो गया हमारा मीडियन। ठीक है जी, थोड़ी सी मेरे को पता है दिक्कत आ रही होगी क्योंकि बच्चे जवाब नहीं दे रहे और बाकी कुछ बच्चे तो है ही नहीं। चलो जी, मैं आपको एक आपका फेवरेट क्वेश्चन कराता हूँ, देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है। अरे कुछ नहीं होगा, एक दो तो बता ही दोगे। द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंटेंसिटी टेंडेंसी, सेंटर टेंडेंसी में यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज। बताओ जी जल्दी से बताओ। सर ये भी नहीं बता पाओगे? मोस्ट कॉमनली यूज, देखो मोस्ट कॉमनली यूज क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एम। ए एम। ठीक है जी, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ए एम हो गया। डी। ठीक है जी, और चलिए जी मैं फर्स्ट कोशिश ऑप्शन। करता हूँ क्वेश्चन को समझाने की। 6 का क्या हो गया हमारा ए। उसके बाद हम 7th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिखा देता हूं आपको। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनक्विकली डिफाइंड। कह रहा है इनमें से किसको आप अनडिफाइंड कहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि इन तीनों में से किसको अनडिफाइन है। जो अनडिफाइन का मतलब अकेला है, सिंगल नंबर है। बताओ मुझे जरा, सिंगल नंबर आप किस में लेते हो? सिंगल नंबर आपको किस में चाहिए? अरे वाह क्या बात है, आदित्य राज भी जवाब दे रहे हैं, मैंने तो इधर ध्यान ही नहीं दिया। मोड, सिंगल नंबर सर मोड होता है। और एक बात बता दूं, इसमें पूछा हुआ है नॉट डिफाइन। सिंगल नंबर यानी कि अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन भी निकाल सकते हैं। मोड की बात करें तो मोड क्या होता है हमारा? सिंगल नंबर नहीं होता, अकेला नहीं होता है। क्योंकि मोड, जैसे कि मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं यहाँ पर आपके सामने, स्क्रीन पे आता हूं। सिंगल नंबर नहीं होता, ये मैं स्क्रीन पे आ गया और ये मैं आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। मान लो ये है 2 3 4, 4 5 और 5। अब यहाँ पर ये भी, ये मोड हो सकता है क्या? नहीं। ये मोड हो सकता है क्या? नहीं। ये मोड हो सकता है, आंसर इज यस। क्या ये मोड हो सकता है? आंसर इज यस। तो यहाँ पर कह रहा है 4 नंबर अकेले में मोड। अब मोड अकेला नहीं हो सकता, हालांकि मोड 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। क्यों भैया? अगर यहाँ पर रिपीटेड कर दूंगा मैं 4 तो मोड कितना हो गया मेरा? 4 जो हाईएस्ट वैल्यू होती है। अगर 5 को रिपीट कर दूंगा तो 5 भी हो जाएगा। लेकिन अर्थमेटिक मीन और जो आप निकालते हो मीडियन वो एक ही होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? आई थिंक कुछ कुछ बात समझ आई होगी। ये पूछ रहा है कि कौन सा डेटा सिंगल में नहीं होता। तो सिंगल में सर मोड तो नहीं होता, हालांकि पहले ही जवाब दे दिया था बच्चों ने। मोड 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मोड सिंगल ही होगा। चलो जी, मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, शायद कुछ कुछ बच्चों को समझ आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है। द नंबर ऑफ मेजर टेंडेंसीज, नंबर ऑफ टेंडेंसी कितनी होती है? कितने मेथड पढ़े थे आपने? जल्दी से मुझे जवाब चाहिए। 1 2 3 4 पूरे कितने टॉपिक पढ़े हैं आपने? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन।
मीडियन और मोड। बताओ 5 तरह के सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े हैं या नहीं पढ़े? हाँ सर पढ़े तो हैं। तो वही चीज है यहाँ पर, इसका आंसर कौन सा हो गया? 5। 8th का आंसर कौन सा हो गया? डी। 5 आंसर हो गया जी 8th का। ठीक है जी। फिर कहता है द मीन ऑफ एवरेज, द वर्ड मीन ऑफ एवरेज ओनली रेफर टू। एवरेज का मतलब किससे रेफर करते हो आप? बताना जरा। एम से। एम से। ठीक है जी, ये आपका बिल्कुल 9th का क्वेश्चन नंबर ए है। ठीक है जी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को क्या आप वेट भी बोलते हो? फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी को क्या आप वेट बोलते हो या नहीं? जल्दी से बताओ। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वेट, कितनी बार रिपीटेड है। हाँ सर उसको वेट भी बोलते हैं, मैंने लिखवाया हुआ है। फ्रीक्वेंसी को वेट भी बोलते हैं, ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। मैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास लेके आता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, ये लो जी क्वेश्चन नंबर 11। कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एम इज। बताओ जी, ये तो मैंने प्रॉपर्टी कराई थी। मैंने कहा था उसमें से x माइनस कर दो, उसका सम क्या आता है? 0 आता है। जैसे 2 3 4 5। बच्चों को शायद दिक्कत हो रही है थोड़ी थोड़ी, वो इसीलिए दिक्कत हो रही है ना। इसका मजा तभी है जब आपको समझ। देखो मैं क्वेश्चन की ये मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अगर हम मीन में से x माइनस कर दें, पहले इसका टोटल बताओ। 5 और 3 9। कैलकुलेटर ये रहा। 9 प्लस 3 प्लस 2, ये आ गया 14। बोलो, और 4 से भाग कर दो तो आपने मीन निकाल लिया। मीन आ गया आपका 3.5। या 3.5 मत करो उसको, चलो 3.5 आ गया, कोई बात नहीं। अब मैं कहता हूँ 3.5 में से अगर आप x माइनस करते जाओगे, 3.5 में से अगर आप माइनस करते जाओ तो इनका सम का टोटल कितना आएगा? देखते हैं कितना आएगा। ठीक है जी, करना जरा। ये तो आ गया आपका प्लस का 1.5, और ये कितना आ गया 0.5। ये माइनस का 1, और ये कितना आएगा? माइनस का 1.5। तो बोलो जी बोलो। ये इसका 1.5 ही आएगा। ओहो, 1.5। 0.5 आया, माइनस का 0.5 आया सर। हाँ 0.5 आएगा। 0.5 अगर आप इनका टोटल देखोगे तो इनका टोटल 0 ही आएगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये माइनस का है। ठीक है ना, और ये भी माइनस का होगा। तो इस तरीके से, सॉरी ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। तो माइनस माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा? सब कट जाएगा। और उसका मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, इनका सम क्या आता है? 0। तो अर्थमेटिक मीन का इसका आंसर क्या हो गया कि द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम ऑल ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब आएगा? 0। 0। ठीक है जी। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो गई हमारी? 0। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 भी यहीं पर है आपके सामने। कहता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ डैश। ये मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, अभी आपके उसके क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा। कहता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डैश रूट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आप ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कौन सा आप वो निकालते हो? मतलब मैं कहता हूं x1 गुणा x2 गुणा x3 गुणा x4, इन सब का क्या निकालते हो? अंडर रूट। क्या निकालते हो जी? अंडर रूट। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। जैसे कि एक बार मैं दिखा देता हूं आपको करके। लो जी लो, ये मैं स्क्रीन पे आ गया आपके सामने। और यहां पर देखो, यहां पर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था बाबू? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला था x इंटू x2 इंटू x3, और इन सब का क्या लेते थे हम? अंडर रूट लेते थे, अगर आपको याद होगा ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है जी। तो इसकी जो सी है, इसका ऑप्शन होगा nth वैल्यू, क्योंकि nth का ही आप क्या निकालते थे? अंडर रूट निकालते थे। ठीक है जी, चलो मैं आगे चलता हूं। लो जी क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन। कहता है 3 डेविएशन दे रखे हैं और am किसके बराबर होगा? अर्थमेटिक मीन। बताओ जी बताओ, ये कुछ कुछ हमारा क्वेश्चन 11th की तरह ही है, तो 0 के बराबर ही होगा द अलजेब्रिक। यस। ठीक है जी, 0 के बराबर होगा, प्रॉपर्टी थी हमारी। बी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है डैश इज अ रेसिप्रोकल। मुझे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बताना, और एक बार ज्योमेट्रिक उसका अर्थमेटिक मीन का और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। जल्दी से बताओ।
अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला मुझे जल्दी से बताओ। ये अर्थमेटिक मीन का था। कह रहा है इनमें से किसका उल्टा होता है, मतलब उल्टा मतलब एन यहां चला जाता है और यहाँ 1/x आ जाता है। ये किसका था फॉर्मूला, कोई बता सकता है? सर ये हार्मोनिक मीन का, ये उल्टा, तो इसमें बोला हुआ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब था उल्टा। ठीक है जी, तो एक बार बताओ, डैश इज अ रेसिप्रोकल यानी एच एम, ऑप्शन कौन सा होगा? HM. ए, एच एम इज अ रेसिप्रोकल ऑफ ए एम। फिर कहता है जी एम इज लेस देन, एक हमने प्रॉपर्टी बाबू और पढ़ी थी, वो मैं आपको बता देता हूं। वो प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ भी बच्चों ने नहीं कर रखा है। दो जी, ये इस टाइप की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एएम बड़ा होता है किससे? जीएम से, और जीएम बड़ा होता है एएम से। तो अब आप मुझे आंसर बताओ इसमें से कि क्या लिखा हुआ है। कहता है जी जीएम इज लेस देन, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से जवाब आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। False. बिल्कुल सही बताया, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखा हुआ है कि एचएम से तो बड़ा होता है। ठीक है ना? चलो मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, मिडल्स वैल्यू को आप क्या बोलते हो बताना जरा। द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट वैल्यू को क्या बोलते हो? मीन बोलते हो, मोड मोड बोलते हो, मीडियन बोलते हो? स्टैंडर्ड डिविएशन तो अभी Median. हमने पढ़ा नहीं है। मीडियन बोलते हैं, जिसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया जी डी। D. ठीक है जी। फिर उसके बाद क्वेश्चन 17 कहता है मीन इज अनफेक्टेड बाय एक्सट्रीमली वैल्यू। कह रहा है मीन किसी से भी इफेक्ट नहीं होता, मतलब मीन का मतलब है फर्स्ट क्लास बढ़े या ना बढ़े किससे फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्स्ट क्लास आपकी बढ़ेगी तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कौन सा आंसर हो गया? ए। और घबराए ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे। 18 19 अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि गलती से यहाँ पर टाइप हो गया 18 19 20। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 21 पर। इन द फॉर्मूला ऑफ मीडियन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे को बताना फॉर्मूला बताओ जरा उसका, मीडियन का फॉर्मूला बताना, उसमें एन को आप क्या लेते हो? सर वो भी याद नहीं है तो बाबू कैसे बात बनेगी? देखो जी, ये फॉर्मूला था किसका? मीडियन को निकालने के लिए एन का ये था। हम बोलते थे ना एन प्लस अपॉन में 2, जितने फैक्टर हैं उसके हिसाब से। बोलो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हाँ सर बोलते थे। तो एन का मतलब क्या होता था? टोटल फ्रीक्वेंसी। क्या होता था? टोटल फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ए। इसका आंसर हो गया बाबू ए, टोटल फ्रीक्वेंसी का ए। फिर कहता है व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन अकर्ड विद द इक्वल फ्रीक्वेंसी। बताओ, सारे नंबर अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी में आते हैं तो उसको क्या नहीं कहते? बोलो जी बोलो, व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन अकर्ड विद इक्वल फ्रीक्वेंसी डैश डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सारे के सारे नंबर इक्वल आएंगे तो क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा? मैं एक बार कोशिश करता हूं फिर से समझाने की। देखो जी, ये मेरी एक सीरीज ले ली, 3 4 5 6 7 8। सारे नंबर, कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है इसमें। ठीक है, अब एक बार दोबारा रीड करते हैं सेंटेंस क्या कहता है। दोबारा कहता है, ओहो ऊपर करो सर थोड़ा। कहता है व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब था नंबर, अगर वो इक्वल बार है, इक्वल मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी है, तो क्या क्या डैश डज एग्जिस्ट नहीं करेगा? इनमें से बताओ क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा? Mod. मोड। क्यों मोड के, क्यों मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि बाबू देखो, मोड के लिए डबल नंबर होना जरूरी है, तभी मोड आएगा। तो आपसे नहीं पूछा दित्यराज, वेरी वेरी गुड। ये बाबू इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आपको, क्योंकि आपका चैप्टर ऐसे ही है ढीला डाला, मतलब मैं समझ गया। ये चैप्टर जो चल रहा है ये बस थोड़ा सा ऐसे ही है, कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा होगा और आप उसको संभाल नहीं पाए। बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा तो प्लीज उसको जरूर संभाल लेना, क्योंकि सारे टॉपिक ऐसे निकल गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है फॉर द ऑब्जर्वेशन, कह रहा है ये नंबर दे रखे हैं, देयर इज अ
डैश मोड। मोड कौन कौन है 3 इसमें जल्दी से बताओ। मोड रिपीट कौन है भाई, 5 रिपीट है। हाँ सर रिपीट है 5, 2 बार है। और क्या 3, क्या 3 रिपीट है क्या। यस सर, 5 और हाँ 3। सर 3 भी रिपीट है। बच्चे ने आंसर दे दिया है, वेरी वेरी गुड। अरे वाह रितु भी जवाब दे रहे हैं, चलिए गुड, अच्छा लगा मुझे। नहीं तो मुझे लगा कि सिर्फ 2 ही बच्चे हैं आज। बेटा जब क्लास चलती है तो सब साथ में होते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन पर वही पहुंचता है जो एंड तक साथ चलता है। ठीक है ना, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, सब ज्यादा नहीं है, सिर्फ 33 क्वेश्चन है इसमें साइड में। कह रहा डैश इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि ये आपसे किसी फॉर्मूले की बात कर रहा है। फॉर्मूले की बात क्या कह रहा है, कह रहा है डैश ऑफ, कह रहा है टोटल नंबर, ऑब्जर्वेशन का मतलब नंबर, और उनका सम, नंबर का सम करके डिवाइड कर दो नंबर से। क्या कह रहा है ये, मैं आपको दोबारा बताता हूं। कहता है कि सारे नंबर ले लो, इनको बोला गया ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर है, और फिर कह रहा है इनका सम, और फिर कह रहा है ऑब्जर्वेशन से ही भाग कर दो, तो क्या बनेगा, क्या AM। मिलता है, एम। ठीक है जी, तो इसका आंसर कौन सा हो गया सर, इसका आंसर हो गया एम। चलिए मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी डिफिकल्ट टू कंप्यूट। सबसे डिफिकल्ट क्या होता है कंप्यूट करना, क्या मोड होता है क्या सर, मोड तो सबसे आसान होता है। सबसे डिफिकल्ट मैंने क्या लिखा हुआ है, GM। सबसे डिफिकल्ट जीएम लिखा है, वेरी वेरी गुड सर, जीएम ही लिखवाया हुआ मैंने। ठीक है ना, वेरी गुड बाबू, जीएम आपने बताया, बहुत बढ़िया। मैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आप बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, ये तो वैसे ही आपकी स्क्रीन पे है। कहता है विच मेजर सेट टेंडेंसी आर कंसीडर फॉर फाइंडिंग एवरेज रेट। मुझे बताओ एवरेज रेट किसके केस में लेते हो आप। एवरेज रेट का मतलब है जब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कराई थी, कौन सी प्रॉपर्टी कराई थी, देखो मैं आपको एक बार लेके चलता हूं उस प्रॉपर्टी पर जो मैंने कराई थी, क्योंकि ऐसे बात नहीं बनेगी। कौन सी क्लास में कराई थी, ये रही जी, ये रही। मैं ले आया, मैं लेक्चर नंबर 17 पे आ गया। लो जीरो, मैं एक बार स्क्रीन पे आ जाता हूँ। लो जीरो, ये लेक्चर नंबर हमारा 17 था। ठीक है ना, और मैंने आपको ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टी 8 बता रहा था उसके बारे में। तो यही आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड की किस किसके बारे में था। देखो यहाँ देख लो, अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ, और अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन लिखा हुआ है, और तीसरा कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। जब डिस्टेंस सेम होता है, फलाना होता है, ढिमाका होता है, इस टाइप की बातें हमने पढ़ रखी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब मुझे जल्दी से आंसर बता दो, इसका आंसर कौन सा होगा एवरेज रेट के हिसाब से, अर्थमेटिक मीन भी और हार्मोनिक मीन भी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है जी, जी सर। अच्छा, ये आपने कर लिया। एक मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कंबाइंड मीन के अंदर, शायद आपको याद आ रहा हो या याद नहीं आ रहा होगा। मैंने कहता है, अच्छा 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, कह रहा है फॉर द मैंडेटरी स्केप डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड। बताओ जी, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, किस बच्चे को याद है, किस बच्चे को याद है, किस बच्चे को याद नहीं है, जल्दी से बताएं। सर ए ऑप्शन। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कौन सा बता रहे हैं, अरे वाह क्या बात है। हालांकि मैं एक बार कोशिश करता हूँ वो फॉर्मूला दिखाने की भी। देखो जी, हाँ ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ये लो जी, ताकि आपको ये रियलाइज हो जाए कि सर ये रहा फॉर्मूला। ये मैंने लिखवाया था मीन माइनस मोड इजिकल टू, ये मैंने लिखवाया था। ठीक है ना, हल्का हल्का याद आ रहा हो तो। ठीक है जी, बोलो जी बोलो। यस सर। और हाँ सर, और मैंने एक और चीज, एक और फॉर्मूला लिखवाया था, वो आज की ही क्लास में लिखवाया था। कौन सा, ये वाला। एक ये भी हम सारी बाबू प्रॉपर्टी कर चुके हैं ये वाली। तो इससे रिलेटेड ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी 28।
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। बताओ, ये थोड़ा सा आपका सेकंड आ गया उसके साथ, तो आपको बताओ C कौन सी option. प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है? सी। तो ऑप्शन कौन सा है इसका? सी। C. ठीक है जी। चलिए जी, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? व्हेन अ फर्म रजिस्टर्ड बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब लिख ले पॉजिटिव फिगर, और लॉस का लिखे नेगेटिव फिगर। आगे क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर टेंडेंसी कैन नॉट कंसीडर। कह रहा है इनमें से आप किसको नहीं निकाल सकते? ऋतु, वेरी वेरी गुड ऋतु, आपके भी आंसर मुझे मिल रहे हैं। ये लो, मैं आ गया आपके सामने। मतलब हम इसमें से किसको नहीं निकाल सकते? मतलब आपने मेरे साथ पढ़ा था, क्या माइनस की कोई भी फिगर का आप अंडर रूट निकाल सकते हो? दिख नहीं रहा सर, ये रहा। किसी भी माइनस की फिगर का अंडर रूट निकाल सकते हो? नहीं सर. करके दिखा दो, निकाल दो, करके देख लेते। -3 का अंडर रूट निकल गया, निकल गया क्या? नहीं, नहीं निकाल पाओगे, पॉइंट में आ जाएगा। तो आप माइनस, और हम अंडर रूट किस फॉर्मूले में लेते हैं? कोई बताएगा अंडर रूट किस फॉर्मूले में लेते हैं? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बताना एक बार। x1 गुना x2 गुना x3 गुना x4। और इसका हम अंडर रूट निकालते थे नहीं निकालते थे? बोलो, एन करते Yes थे। sir. तो इसका मतलब अंडर रूट निकालते थे। यहाँ पर अंडर रूट आप प्लस का तो निकाल लोगे इजीली, लेकिन माइनस का नहीं निकाल सकते। तो उसका आंसर कौन सा हो गया? GM। ठीक है जी, जी सर। फिर कहता है, अब देखो ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 30। अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे? कहता है क्वार्टाइल वैल्यू डिवाइडेड और सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू कितने पार्ट में क्वार्टाइल की वैल्यू निकालते थे? क्यू का फॉर्मूला, क्यू का फॉर्मूला। हालांकि बच्चों ने जवाब दिया, वेरी वेरी गुड आदित्य राज। चलिए गुड, अच्छा लगा मुझे आपने इतना दिया जवाब। और उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ लेके चलता हूं। ओहो, पहले सर ये तो कर लो 31 की तरफ। कहता है क्वार्टाइल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। क्वार्टाइल ग्राफिकली बाबू लगा लो, ये मैंने शायद आपको नहीं बताया। ओगिव, ओगिव पे टिक कर लेना इसको, ठीक है ना, कि किससे होता है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर मैथमेटिकल कंबाइंड प्रॉपर्टी किस किस की है भाई? 32 में कंबाइंड प्रॉपर्टी किस किस की पड़ी हुई है हमने? अर्थमेटिक मीन होती है, यस। ज्योमेट्रिक मीन, यस। हार्मोनिक मीन, यस। All तो of this. इसका ऑल ऑफ दिस। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सेटिस्फाइड अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। इसका मतलब है चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन। किस किस के कंटेक्स्ट में पढ़ी थी? मैं बता देता हूं आपको। एक मिनट, मैं आ गया स्क्रीन पर। ये देखो जी, हालांकि बच्चों ने ऋतु ने और ऋतु ने दे दिया है। चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन नाम की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसमें हमें एक वैल्यू दे रखी होती थी, हम दूसरी वैल्यू निकालते थे। याद हो तो अगर मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूं, अगर होगा तो। देखते हैं, अगर होगा तो मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ये आ गया, ये देखो क्वेश्चन नंबर 38 हमने किया था, इसी के बेसिस पे था, ठीक है ना। मतलब एक दे रखा होता था, दूसरा निकालते थे हम, इस टाइप की। देखो जिसमें हमने मीडियन भी निकाला है, सारी प्रैक्टिस करी हुई हमने। देखो मीडियन भी निकाला हुआ है, और वो ही है वाई की वैल्यू दे रखी थी, तो वाई की वैल्यू रख के हम निकालते थे। और आपने मोड भी निकाला हुआ है, देखो सेम पैटर्न पे। हालांकि जवाब बच्चों ने दे दिया था, और मीन मोड मीडियन तीनों निकाले हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया? आंसर की तरफ मैं लेके चलता हूं। आंसर हो गया डी,
ठीक है जी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो बता सकता है, सब दिक्कत ही दिक्कत है। परेशानी क्या दिक्कत बाबू इसलिए है क्योंकि आपने क्लास थोड़ा ढंग से नहीं की है, सिर्फ इसलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है ना। अब इसका ये सोल्यूशन सोल्यूशन क्या है इसका सर, क्योंकि पेपर में तो आएगा। सोल्यूशन ये है, सर से आप एनक्रिप्टेड मोड में लेक्चर ले लो और उसको आराम आराम से देखो कि कहाँ दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब तक आपको पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी आप कंफ्यूज रहोगे ही रहोगे। या फिर इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि जो बीत गया वो छोड़ो, उसको आगे टाइम मिले तो देख लेना। अब करंट का जो टॉपिक होगा उसको पकड़ना। ठीक है ना। पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसका नया टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा। मैं आईसीआई के ए बी सी 3 सेट है, पहले वो कराऊंगा, जिसमें से हालांकि हमने थोड़े बहुत कर भी लिए हैं। ए बी सी 3 सेट कराऊंगा, उसके बाद में स्टार्ट कराऊंगा डिस्पर्सन। ठीक है ना। इसका सेकंड टॉपिक प्लीज बेटा उसको पकड़ लेना, वरना वो भी आपके हाथ से फिसलता हुआ, जैसे ये टॉपिक फिसल गया है मैं समझ रहा हूं, तो ऐसे ही वो टॉपिक भी आपके हाथ से कहीं फिसल ना जाए। ठीक है जी, बोलो जी बोलो। क्या मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ ए बी सी आईसीआई की? और आप कोशिश करना कि कितना आपको ईमानदारी से आता। अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो बाबू समझ लेना कि आपने ये चैप्टर बिल्कुल पूरा आपके हाथ से निकल चुका है। और अगर कुछ आ रहा है तो आप ये समझ सकते हो कि भैया अगर थोड़ी सी मेहनत करूंगा ये मेरे हाथ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है कि मुश्किल है, बस दिक्कत ये है कि आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है, कभी क्लास की वजह से कभी किसी की वजह से। ठीक है, तो चलो मैं अपनी क्लास आज यहीं रखता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे नई क्लास में नया टॉपिक। तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। बाय सर।
उनका क्या नाम है?